और दोनों के ऊपर समेशन लगा हुआ, तो दोनों ही डिवाइजर हैं। किसी को पहले सी यूज कर लूँ और डी को सी की जगह रिप्लेस कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, सी और डी के रोल को। तो इधर सी लिखा, एफ ऑफ सी बाहर आ जाएगा क्योंकि समेशन जब सी पर रहेगा तो सी वाले, ठीक है, और जब डी पे रहेगा तो म्यू डी को अंदर लिख लिया मैंने, दिस डिवाइजर्स ऑफ डी, दोनों समेशंस का प्रोडक्ट सेम आ जाएगा। एंड फर्दर अब इसको, ठीक है, ये हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एन के इक्वल प्रूव करना है इसको। अभी तो हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या रहेगा। इसको मैंने क्या किया, इसने दो पार्ट्स में इन समेशन को ब्रेक कर लिया, when c is equal to n and when c is less than n, जो कि c मेरा n का डिवाइजर है। तो जब c इक्वल टू n है तो एक ही केस बनेगा, n इज इक्वल टू n हो जाए वही डिवाइजर, और बाकी के सारे डिवाइजर दूसरी तरफ। तो जब c इज इक्वल टू n है तो n बाई सी क्या बन जाएगा, n बाई सी इन दिस केस n बाई सी बिकम्स 1, जब c और n इक्वल है तो ये वाला चीज 1 बन जाएगी। एंड d डिवाइडिंग दैट 1 इज, एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 को 1 ही डिवाइड करता है, तो 1 डी के लिए सिर्फ ऑप्शन एक ही बचेगा फर्स्ट केस में, d इज 1, और d इज इक्वल टू 1 यहाँ करूँगा मैं, म्यू ऑफ 1 मेरा 1 होता है, म्यू ऑफ 1 इज 1, तो ये तो मेरा बन जाएगा 1 उस केस में। और 1 का किसके साथ मल्टीप्लाई, समेशन ओवर n डिवाइडिंग n, तो एक ही, ठीक है, n एफ ऑफ सी की जगह पे n आ जाएगा, तो एफ ऑफ n, ठीक है, और ये d डिवाइडिंग 1 म्यू डी, ये मेरा 1 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप पे इन्हें 1 कर रखा हुआ, और जो बाकी के केसेस बच गए, जो सेकंड केस था c इज लेस देन n, उसको अलग से लिख लिया, c डिवाइजर है, लेस देन n है, उस केस में f ऑफ c एंड n बाई सी के डिवाइजर ओवर म्यू डी को अलग से लिख लिया मैंने, ये कर लिया। लेकिन ये पहले रिजल्ट आया था अपना कि summation over d dividing n mu d, whatever be n, this thing is always 0, only equal to 1 when n is equal to 1। सिर्फ एक ही केस में ये 1 के इक्वल है जब मेरा n 1 हो, अदरवाइज ये सम हमेशा 0 होता था। ये पीछे आया था एक रिजल्ट, तो वो वाला लगा दिया इसने, दिस थिंग बिकम्स 0 बिकॉज ये 1 तो है नहीं, n बाई सी इज नॉट 1, ठीक है, n बाई सी इक्वल टू 1 वाला केस तो अलग कर लिया हमने, c लेस देन n है तो ये 1 नहीं है और ये 0 हो जाएगा मेरा, तो ये पूरा प्रोडक्ट भी 0, ओनली एफ ऑफ एन ही बचेगा और ये वाला 1 बन जाएगा। इसी के इक्वल प्रूव करना, तो दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, ठीक है भाई। ये तो अपना हो गया मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला का 1 वे। कन्वर्सली भी तुम ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। कन्वर्सली में क्या करना है, अगर एफ एन इसके इक्वल लेके चलोगे, देन शो दैट कैपिटल एफ एन इज समेशन डी डिवाइडिंग एन एफ ऑफ डी। अब ये प्रूव करना, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था वो ऊपर जो स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली, तो ये लेके चले हम और इस तरफ का प्रूव कर दिया। अब उल्टी तरफ करना है, उल्टी तरफ का आप अपने आप देख लोगे, छोड़ रहा हूँ आपके लिए, मुश्किल नहीं है, इजी है। आज जो करना है अब हमने, मैं उस पर चलता हूँ ऑर्डर पे। जनरल प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। क्या होता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये क्या कह रहा है भाई, n टोटल ऑब्जेक्ट हों और n अल्फा से डिनोट कर रहा हूं वो वाले ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैज अल्फा प्रॉपर्टी, व्हाटएवर बी द प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले n अल्फा हैं, n अल्फा बीटा से डिनोट कर रहा है वो वाले जिसमें दो प्रॉपर्टी हों, अल्फा एंड बीटा, जिसमें अल्फा बीटा गामा तीनों प्रॉपर्टी हो उसको n अल्फा बीटा गामा ऐसे करके लिखेगा। और जितने भी प्रॉपर्टीज है जिसमें सारी आ जाएंगी तो n के नीचे उन सभी प्रॉपर्टीज का नाम लिख देगा जिसमें सारी प्रॉपर्टी है, जितने एलिमेंट्स पर है। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली अल्फा प्रॉपर्टी, जिसपे बीटा है वो n बीटा, जिसपे गामा प्रॉपर्टी हो n गामा, जिसपे दो दो है वो नीचे दो दो लिख देगा। अगर ऐसा है तब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी ना हो, वो कितने होंगे, वो इतने हो जाएंगे जिसमें कोई भी ना हो, n जो कि टोटल थे,
टोटल में से वो हटा दो जिसमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी हो। तो जो पीछे घट गया, तो ठीक है, टोटल में से वो हटा दूं जिसमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी हो, वो सारे हटा दूं, जिसमें भी एक भी प्रॉपर्टी थी उसको हटा दूं, तो अभी तो बच जाएंगे उसमें कोई भी प्रॉपर्टी को नहीं होगी, है? ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी अल्फा बीटा गामा। सो जो पीछे वाला है, दिस इज एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, ये क्या लिख रखा है, दिस इज एन में से जिसमें एक एक प्रॉपर्टी थी वो सारे हटा दिए, जितने में एक एक प्रॉपर्टी थी। फिर ऐसे करते हुए ऐसे भी नंबर हट गए होंगे जिसमें दो प्रॉपर्टी भी थी, तो वो दो बार घट गया होगा, जब अल्फा में भी कंसिडर हुआ था तब भी घट गया और बीटा में कंसिडर हुआ तब भी घट गया वो। तो वो जो अल्फा और बीटा जिसमें दोनों थी वो दो दो बार घट गए हैं, तो एक एक बार वापस से जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए प्लस करके दो दो प्रॉपर्टी वाले, माइनस करके तीन तीन प्रॉपर्टी वाले। ये हमने पहले भी यूजी में भी किया हुआ, जब तुमने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा हुआ। हाँ भाई बोलो जल्दी। हाँ समेशन लिखा है, समेशन, समेशन ओवर ऑल प्रॉपर्टीज अल्फा बिलोंग्स टू ऑल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज जिसपे जिनके पास अल्फा प्रॉपर्टी थी वो हटा दिए। ठीक है, जैसे टोटल 20 थे मेरे पास, आगे जाके क्या है, इसी में लिख रखा है, ये समेशन एन अल्फा का मतलब है कि जिसके पास एक एक प्रॉपर्टी थी, वो कोई भी हो, ये अल्फा वेरी करेगा, समेशन लगा रखा आगे। अगर एन माइनस एन अल्फा लिखा रहता तो एन में से सिर्फ अल्फा प्रॉपर्टी वाले घटते। यहाँ समेशन लगा रखा है, समेशन का मतलब दिस समेशन इज ओवर ऑल अल्फा, तो अल्फा बीटा गामा सारे आ गए इसमें, एक एक प्रॉपर्टी जिनके पास थी वो हटा दिए, ऐसे लिख रखा है यहाँ पे। जब समेशन लगा दिया तो उसका मतलब दो दो प्रॉपर्टी जिनके पास थी वो वापस जोड़ दो। ठीक है, तो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तुम यूनियन का जब प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ठीक है, इंटरसेक्शन वाला घटाना है कि क्या करना है, वही वाला सेट सेट थ्योरी से जो होता है ना, वैसा ही रिजल्ट है। तो इसका प्रूफ को भी नहीं देखते, छोड़ देते हैं, इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं एक, दैट, अच्छा, प्रूव दैट फाई एन इज इक्वल टू दिस, ये तो पहले ही प्रूव कर रखा हमने यहाँ पे, ये इस प्रॉपर्टी का यूज करके, जनरल प्रिंसिपल का यूज करके फिर से प्रूव करेगा फाई एन इज इक्वल टू, वैसे इफ एन वाज दिस तो फाई ऑफ एन होता था अपना, क्योंकि फाई मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है तो अलग अलग का लगा देते, फाई ऑफ दिस टाइम्स फाई ऑफ दिस, और ईच ऑफ दिस का है मेरा पी वन की पावर अल्फा वन माइनस पी वन की पावर अल्फा वन माइनस वन। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हो जाता था, यहाँ से पी वन की पावर अल्फा वन, यहाँ से पी टू की पावर अल्फा टू, सब बाहर निकाल लूंगा तो बाहर बाहर वाला यही सब आउट आ जाएगा कॉमन, और मल्टीप्लाई है तो वो पूरा एन बन जाएगा, एन, और जब ये कॉमन लिया है तो यहाँ पे वन बच गया, और इसमें वन बाई पी वन, अगले में वन माइनस वन बाई पी टू, ये सब बचेगा। तो इसके इक्वली तो हम पहले ही प्रूव कर चुके थे, तो जरूरी नहीं है जब तक नहीं लिखा जाए कि इसका यूज करना है कि नहीं यूज करना है, सीधा भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी अपने तरह से भी प्रूव कर सकते हो। प्रूफ बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इसमें, देख लेते हैं कैसे कर रहा है, प्रूफ देख लेते हैं एक बार, कैसे इसने जनरल प्रिंसिपल का यूज किया। तो जनरल प्रिंसिपल यही था कि एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है उनको एक एक वाले हटा दो, दो दो वाले जोड़ दो, तीन तीन वाले घटा दो, ऐसे कर दो। तो देखते हैं भाई, क्योंकि फाई एन होता था मेरा बाय डेफिनेशन एन से छोटे वो वाले नंबर जो एन के साथ को प्राइम हो, ठीक है, लेस देन एन जो एन के साथ को प्राइम हो, ये उल्टा काउंट करेगा, वो वाले काउंट करेगा जो को प्राइम नहीं है, और टोटल में से वो घटा देगा फिर। ठीक है, जो को प्राइम नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन है, एक से ज्यादा, दोनों में कोई फैक्टर, एक से बड़ा फैक्टर कॉमन है, वो वाले कैलकुलेट करता हूँ पहले, उनको फिर हटा दूंगा। तो वो कैसे होंगे, अगर एन के डिवाइजर हैं ये, तो एन जो था मेरा वो था पी वन की पावर, पावर क्या अल्फा वन यूज कर रखा था, पी टू की पावर अल्फा टू, पी के की पावर अल्फा के, ये एन था मेरा। तो इसके अंदर पी वन पी टू पी के ये प्राइम्स डिवाइड करते हैं, एन का किसी भी नंबर के साथ अगर मैं जीसीडी निकालूं फॉर किसी भी एम के साथ, तो वो एलसीएम निकाल, हाँ जीसीडी निकालूं कॉमन डिवाइजर, तो वो इन्हीं प्राइम्स, यही प्राइम्स का प्रोडक्ट आएगा कुछ ना कुछ।
अदरवाइज 1 आ जाएगा। मतलब इनकी पावर्स कम हो जाएंगी। एम में इनमें से कोई प्राइम होगा तो जितना प्राइम है उतना प्राइम की पावर आ जाएगी। ऑफ पी आई होंगे, वो चाहे P1 हो P2 हो, तो दिस इज इक्वल टू एन अल्फा आई और एन ई अल्फा आई। ठीक है। और अल्फा आई अल्फा जे करूंगा तो अल्फा आई अल्फा जे कौन से होंगे, जो पी आई पी जे के मल्टीपल होंगे, तो वो हो जाएंगे मेरे दिस 2 टाइम्स पी आई पी जे, 3 टाइम्स पी आई पी जे, ये वाले नंबर्स, और टाइम्स एन डिवाइडेड बाई पी आई पी जे, पी आई पी जे। तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1 2 3 वो इतने इतने हो जाएंगे एन अपॉन पी आई पी जे। ऐसे ही 3 वाले एन अपॉन पी आई पी जे पी के। तो अब इसको सो दैट 5n बिकम्स, टोटल में से एक एक वाले घटा दो, दो दो वाले जोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा जितने भी प्राइम है वहां तक। एन कॉमन लेंगे तो ये आ गया। एंड दिस प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस। इससे ऊपर की तरफ देखेंगे तो इजीली दिखेगा हाँ कि ऐसा ही है। इस प्रोडक्ट को लिखोगे, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इन सब टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट होगा, प्लस नहीं है, दो टर्म नहीं है, बहुत सारी के टर्म्स हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/pi कभी 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, कभी इससे भी होगा, जो आउटपुट आ गया वो फिर फर्दर 1 से भी होगा, अगले से भी होगा। ठीक है, तो दो दो डिवाइजर्स वाली टर्म भी रहेंगी, एक एक वाली भी रहेगी, ये सारी टर्म आएंगी। तो दिस एंड दिस बिकम्स 1 - P1 1 - P2 1 - Pk। इसी के इक्वल प्रूव करना था, फाई एन इज इक्वल टू दिस, यही तो प्रूव करना था, फाई एन इज इक्वल टू दिस। ये आगे इसी को शॉर्ट फॉर्म में करके लिख रखा है, फाई एन इज एन टाइम्स 1 - 1 अपॉन P1 P2 Pk, यही प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे करके जनरल प्रिंसिपल का यूज करना। अभी से सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं बस। तो एक एन अल्फा डिफाइन कर लेना आपने कि एक एक वाले घटाने, दो दो वाले जोड़ने, ये सब। अगर एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी देखनी है या कोई भी प्रॉपर्टी ना हो वो देखना है, इसके अकॉर्डिंग करते रहोगे। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो इस तरह वाले, दैट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन n एंड कोप्राइम टू n, वो कितना होगा। यानी कि क्यूब्स को जोड़ना है मुझे, प्लस दिस दिस, लेकिन नंबर कौन से लेने हैं, मान लिया मुझे 10 से छोटे, 10 के साथ कोप्राइम जो हैं 1 3 7 प्लस 9, ये लेस देन n एंड कोप्राइम टू n, उनके क्यूब्स का सम क्या होगा, उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, स्क्वायर्स का भी पूछ लेगा। इसे ऊपर वाला स्क्वायर का क्वेश्चन था, ये नीचे वाला क्यूब का है। दोनों ही केसेस में ये कर रखा है, इसी जनरल प्रिंसिपल का यूज करके ही कर रखा है। ठीक है, तो इसको देख लोगे, मुश्किल नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक, ऑर्डर एंड एवरेज ऑर्डर ऑफ अर्थमेटिक फंक्शंस। जो फंक्शंस ऊपर पढ़ लिए उनका उनका ऑर्डर, 3 तरह के ऑर्डर डिफाइन करेगा। जब भी इन ऑर्डर्स का यूज करोगे तो डेफिनेशन पहले से ही याद होनी चाहिए, तीनों ऑर्डर्स की क्या थी, जिस भी ऑर्डर का यूज कर रहे हो उसकी तो याद होनी चाहिए। रूल्स पे नहीं जाना है, डेफिनेशन याद रखनी है, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही थी ये।
तीन नोटेशन है, एक तो कैपिटल ओ, स्मॉल ओ और ये इक्विवेलेंस वाला रिलेशन। कैपिटल ओ का मतलब है ये कि एफ इज इक्वल टू कैपिटल ऑर्डर ओ ऑफ फाइव। तो एफ और फाइव दो फंक्शन है, एफ एंड फाइव आर टू फंक्शंस। मैं कह रहा हूँ एफ इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फाइव, फिर ऑर्डर जब लिख रहा हूँ तो इसको भी ऑर्डर बोलूंगा, इसको भी ऑर्डर, इसको भी ऑर्डर। कैपिटल ओ ऑर्डर ऑफ फाइव कब बोलूंगा? जब मोड ऑफ एफ इज लेस देन ए टाइम्स फाइव हो जाए फॉर सम ए, फॉर सम ए। ठीक है, ये ए जो है मेरा, ये इस एफ पर या एक्स पर किस पॉइंट पर देख रहे हो उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे किसी भी पॉइंट एक्स पे देखें, एफ एक्स की वैल्यू ए फाइव से छोटी होनी चाहिए, सम मल्टीपल ऑफ फाइव से। तो फिर कह दूंगा एफ मेरा फाइव के ऑर्डर का ही है, एफ इज ऑफ फाइव ऑर्डर। ठीक है, जो लाप्लास पढ़ा होगा तो वहां पे आया होगा किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी होती थी डिरिचलेट कंडीशन की, दैट फंक्शन शुड बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो वहां पे यही वाला एक्सपोनेंशियल ऑर्डर था कि एफ की मोड वैल्यू लेस देन सम ए टाइम्स ई की पावर के, ये के भी एग्जिस्ट करे और ए भी एग्जिस्ट करे, ऐसा होना चाहिए, तब उसका फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ स्टेट अजम्पशन होती थी पहले लाप्लास डिफाइन करने से पहले। तो वही वाला ऑर्डर है ये, सम के सम मल्टीपल ऑफ फाइव से लेस रहे एफ थ्रू आउट द डोमेन, इंडिपेंडेंट ऑफ द डोमेन पॉइंट होना चाहिए ये काम, ये जो एग्जिस्ट करेगा। तो उसको ऑर्डर ऑफ फाइव का बोल दूंगा। दूसरा जो स्मॉल ऑर्डर लिखा है, एफ इज ऑफ स्मॉल ऑर्डर ऑफ फाइव, तो यहाँ पे मतलब है कि फाइव इज टू बिग, फाइव इज टू बिग एज कंपेयर्ड टू एफ, एफ अपॉन फाइव टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो फाइव बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होगा तो एफ अपॉन फाइव अपने आप जीरो को चला जाएगा। यानी कि अगर एक तरफ पोलिनोमियल ले लूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज ऑर्डर ऑफ ई की पावर एक्स, ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉल ओ अगर लिखा है तो जो न्यूमेरिकल करोगे तुम तो उसको ओ को लिखते हुए बिल्कुल आंख बंद करके मत चलियो, ऐसे ऐसे लिख दिया तो वो पता रहे कि बड़ा ओ लिख रहे हो कि छोटा ओ लिख रहे हो। ठीक है, तो उसका साइज छोटा ही रखना है कि चेक करने वालों को समझ में आ जाए तुम कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हो। तो ये क्या है, दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स में लिमिट लगा दूंगा मैं एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये मेरा जीरो आ जाता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत हाई ग्रो करता है और पोलिनोमियल फंक्शन से ज़्यादा रेट है उसकी, बहुत ज़्यादा रेट है, कंपेरिजन ही नहीं है। तो दिस, तो इसलिए ये लिख सकते हैं, सिंस दिस इज ट्रू हेंस एक्स स्क्वायर इज ऑफ स्मॉल ऑर्डर ऑफ ई की पावर एक्स। तो ऊपर वाले में तो एफ बड़ा होता था, एफ बड़ा हो सकता था, एफ की वैल्यूज फाइव से, जब कैपिटल ओ लिखा था मैंने तो एफ की मोड वैल्यू लेस देन सम कांस्टेंट टाइम फाइव हो रही थी, तो ये कांस्टेंट हो सकता है 50 हो, 50 पे जाके सेटलमेंट बनी हो कि भाई ये मेरा लेस देन इक्वल टू 50 टाइम्स दिस हो जाए। वन टाइम करने पर तो एफ ही बड़ा रह रहा हो, ऐसे हो सकता था। टू टाइम, थ्री टाइम, 10 टाइम, 50 टाइम करने पर जाके ऐसा हुआ कि ये हाँ पूरी डोमेन में मोड एफ लेस देन दिस हो जाएगा, तब ऐसे कह सकते। तो एफ और फाइव में कुछ स्केलर मल्टीपल का रिलेशन था, कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा हो सकता था। सेकंड वाले में फाइव इज टू बिग एज कंपेयर्ड टू एफ। ठीक है, टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, इसमें टेंडिंग टू जीरो में ये ध्यान रखना भाई, ये जरूरी नहीं कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ही चेक करना है ना, वो साथ में लिखना पड़ेगा, एफ इज ऑफ दिस ऑर्डर व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन x टेंड्स टू जीरो, व्हेन x टेंड्स टू एनी वैल्यू। सो ये वही लिमिट यहाँ आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ऐसा हो रहा है, इन्फिनिटी पे ऐसा हो रहा है, तो ये ठीक है, किधर जाते हुए ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो रही है वो डेफिनेशन से हटा दिया, लेकिन वो साथ के साथ चलेगी। थर्ड है एफ इज इक्विवेलेंट टू फाइव, तो वो वही बात है जो इक्वलिटी की बात हम समझ रहे हैं कि एफ बाई फाइव मेरा वन बन जाए, एफ बाई फाइव की लिमिट वन बन जाए। जैसे एक ले लिया मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी, और दूसरा ले लिया मैंने फाइव ऑफ एक्स, फाइव ऑफ एक्स ले लिया मैंने इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, फाइव ऑफ एक्स इज एक्स प्लस फाइव। अब इनका रेशो देखूंगा मैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव, वैन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी देखेंगे तो ये लिमिट वन आ जाएगी।
ठीक है, वैसे तो ये बड़ा था पर कोई फर्क नहीं है, इक्विवेलेंट है। एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मैं डेफिनेशन तीनों? चलो, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट, क्यों? बिकॉज साइन एक्स बाई एक्स करता हूँ एज एक्स टेंडिंग टू जीरो पे वन के इक्वल आ जाता है, तो वो रेशियो अगर वन के पास जा रहा है तो इक्विवेलेंस वाला नोटेशन यूज कर लेते थे। ठीक है, इसकी दो तीन प्रॉपर्टी हैं, ये देखोगे। कैपिटल ऑर्डर ऑफ वन का क्या मतलब? कैपिटल ऑर्डर ऑफ वन, कोई फंक्शन एफ। हाँ भाई, बोलो जल्दी बोलो, कोई बीच में। हाँ हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि लिमिट अपने साथ नहीं चल रही, लिमिट हमने साथ के साथ बतानी पड़ेगी। किस पॉइंट पर मैं कह रहा हूँ कि दिस इज ऑफ दिस ऑर्डर और दिस इज इक्वलेंट टू दिस, डोमेन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने डोमेन को जीरो कर रखा है, इन्फिनिटी पे तो स्मॉल ऑर्डर का हो जाएगा, क्योंकि एक्स बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, साइन बाउंडेड रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो आप, तो इसलिए एक्स को पहले, ठीक है, आप क्लियर हुआ, इन्फिनिटी पे नहीं चेक करना था ये। अगर गिवन रहेगा इन्फिनिटी पे चेक कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से बिहेवियर होगा फिर उसका। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ वन का क्या मतलब हो जाएगा भाई? ऑर्डर ऑफ वन, एफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वन, तो इसका मतलब है कि एफ की मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स दिस फंक्शन, कांस्टेंट टाइम वन, यानी कि एफ मेरा बाउंडेड फंक्शन है, के से छोटा। एफ इज बाउंडेड बाई, ठीक है, ये के जो है वो इस डोमेन के एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, पूरे डोमेन में के से छोटा है। ऑर्डर ऑफ वन लिखने का मतलब, अब ऑर्डर ऑफ, ये भी बाउंडेड फंक्शन कोई लिख दिया, दूसरा भी बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन की बात हो रहा है, वन वन फंक्शन जो कि इस ऑर्डर का है, दूसरा फंक्शन जो इस ऑर्डर का है, दोनों को ऐड कर दूंगा, बाउंडेड प्लस बाउंडेड स्टिल रिमेन्स बाउंडेड, ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, और एन एन भी जोड़ दो चाहे, एन नंबर ऑफ वन, सारे बाउंडेड है तो अब भी बाउंडेड रहेगा, लेकिन जो ये के है वो अब इसके लिए के अलग हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। तो उसके लिए लिख तो सकता था हम ऑर्डर ऑफ वन का भी फॉर सम अदर की, पर उसके लिए कह रहा है कि ऐसे भी लिख लोगे तो बढ़िया है। अगर एन नंबर ऑफ फंक्शंस को जोड़ दिया मैंने जो कि सारे ऑर्डर ऑफ वन के थे, तो उसको ऑर्डर ऑफ एन लिख देंगे फिर, क्योंकि अगर ये मेरा लेस देन के था, दूसरा भी लेस देन के था, तो एन को जोड़ दूंगा तो एन के से छोटा तो जरूर हो जाएगा, सारे लेस देन के थे अगर, तो ये वाला जो एन है इसको फंक्शन ही मान लूँ मैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन एन, जितनी टर्म्स ऐड करनी है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ये भी बाउंडेड ही बता रहा है, अगर यहाँ पे जब तक कांस्टेंट लिखा रहेगा ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, उसका मतलब फंक्शन बाउंडेड है। ऑर्डर ऑफ वन यूज कर लूँ, ऑर्डर ऑफ एन यूज कर लूँ, ठीक है, सब कुछ कांस्टेंट के लिए ही हो रहा है, मल्टीपल ऑफ एन बन जाएगा। बस वो थोड़ा अगर कोई इंटरेस्टेड हो उस के की वैल्यू में भी, तब मैं एन से रिप्लेस कर लूँ तो बेटर है। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे? इक्विवेलेंस वाली बात कर रहा है, इक्विवेलेंट number less than x which possesses the property p, then px follow the, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये कोई पी ए कोई प्रॉपर्टी है पी, उसको होल्ड करने वाले जितने नंबर्स थे उसको पी एक्स से डिनोट कर दिया, एक्स से छोटे उस प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करते हैं वो पी एक्स डिनोट कर दिया। तो अगर ये इक्विवेलेंट है एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब होगा कि जितने भी एक्स थे, जितने भी अगर मैं लार्ज एक्स पे बात करूंगा तो लगभग सारे के सारे ही इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सारे एक्स। अगर ये इक्विवेलेंस लिख दिया मैंने, अगर मैं लिख देता पी एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स, ऐसे लिख देता, तो इसका मतलब क्या था कि नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या था, पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज जीरो, जीरो को चला जाएगा, यानी कि इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा है। एज कंपेरेटिवली देखूंगा तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा फॉर लार्ज एक्स, कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसे कह सकता हूँ, अगर ये ऑर्डर ऑफ एक्स का हो तो।
ठीक है, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पर यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट ऑल सेटिस्फाई। तो मैंने इस पी एक्स को चेंज कर लिया, यहाँ पे इसने लिया था कि तो नहीं करते। दूसरे एग्जाम्पल में हमने सेटिस्फाई करने वाला सेम एग्जाम्पल रख लिया, इसलिए रिटर्न में थोड़ा अलग दिख रहा है, उसमें नहीं जाना। अच्छा, अभी जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट एग्जाम में आएंगे, ये 2-3 लगातार रिजल्ट है भाई। कोई भी जो फंक्शन हमने पीछे पढ़ लिए, अरिथमेटिक फंक्शन, डी एन क्या था, नंबर ऑफ डिवाइजर, पाई एन था एन से छोटे एन के साथ को प्राइम, सिग्मा एन था सम ऑफ डिवाइजर्स, म्यू एन भी कुछ था, मोबियस फंक्शन था। तो इस तरह के जो फंक्शन है उनका ऑर्डर क्या है फॉर लार्ज एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, वो एन से कैसे रिलेटेड हैं, या किसी भी फंक्शन से कैसे रिलेटेड है। तो इसने पहला तो किया कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन की पावर डेल्टा फॉर ऑल डेल्टा। ऑल डेल्टा से यहाँ पे स्क्वायर लिखो, चाहे क्यूब लिखो, चाहे 4 लिखो, पावर कुछ भी लिखो, ऑलवेज उसके ऑर्डर का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाय डेफिनेशन तो ये कहना चाह रहा है कि जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं वो मेरे लेस देन इक्वल टू, मोड लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, पॉजिटिव है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स के टाइम्स एन की पावर डेल्टा हो जाएंगे। है ऐसा के एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इंडिपेंडेंट ऑफ एन ऐसा के एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ एन लगता तो के एन से कम हो जाएगा, स्क्वायर रखता तो के एन स्क्वायर से कम हो जाएगा, क्यूब रखता तो कुछ क्यूब आ जाता इधर, तो ये के वन आ जाता, इस केस में के टू, फिर के थ्री। मतलब ऐसा कांस्टेंट ऑलवेज एग्जिस्ट कर जाएगा, के वन के टू के थ्री। इधर चाहे मैं एन रखूं, एन स्क्वायर रखूं, एन क्यूब रखूं, ठीक है, पोलिनोमियल टाइप का कुछ भी रखूं, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ के स्क्वायर के क्यूब एन स्क्वायर एन क्यूब, ये सब इस तरह की रिलेशन ऑलवेज होल्ड होगी व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ऐसा के आई एग्जिस्ट करेगा, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा, सिर्फ डिपेंड करेगा तो इस पावर पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, जितनी पावर बढ़ाऊंगा तो छोटे के से ही काम चल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन स्क्वायर से एन क्यूब वो भी बड़ा होगा, और नंबर ऑफ डिवाइजर सेम के टू तो काम कर ही जाता, लेकिन और छोटा के थ्री भी काम कर जाएगा। ये के आई जो है ये मेरा सिर्फ डिपेंड करेगा डेल्टा पे, डिपेंड्स ऑन डेल्टा ओनली, नॉट ऑन एन। ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, क्या प्रूव करना है वो समझ गए होगे। इफ वी वांट टू प्रूव डी एन इज ऑफ कैपिटल ओ ऑर्डर ऑफ एन की पावर डेल्टा, कैपिटल ओ का मतलब था ये, मतलब तो ये प्रूव करेगा अभी। दो तरह से लिखेगा इन्हीं डिवाइजर्स को, फॉर एनी एन, जो मर्जी एन ले लो, जो पावर्स हैं उनमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते थे वो आ जाते थे नंबर ऑफ डिवाइजर, उसी को इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इसको प्रूव करना है, दिस थिंग इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन की पावर डेल्टा। ठीक है, ये ओके, एन की पावर डेल्टा से डिवाइड कर दिया, या एन की पावर डेल्टा नीचे कर दिया, अदरवाइज तो डी एन जो था मेरा लेस देन इक्वल टू के टाइम्स एन की पावर डेल्टा, ये प्रूव करना था। इसको इधर लेके चला गया है, ये कैलकुलेट कर रहा है डी एन अपॉन एन की पावर डेल्टा। तो जो डी एन जो था मेरा ऊपर लिख रखा था हमने, ये दिस बाई डेल्टा एन की पावर डेल्टा, दिस बाई एन की पावर डेल्टा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑन एन की पावर डेल्टा। तो ये एन मेरा, एन की पावर डेल्टा जो है एन, और दिस वाज एन, पी वन की पावर ए वन, पी टू की पावर ए टू, पी आर की पावर ए आर, और उसकी पावर डेल्टा। ये डेल्टा यहाँ भी चला जाएगा, डेल्टा इधर भी चला जाएगा, सभी पावर्स में डेल्टा चला जाएगा अंदर जाके डिनोमिनेटर में। और ये आर टर्म्स का प्रोडक्ट था, इन्हीं पावर्स प्लस वन था, तो सभी के नीचे पी आई की पावर ए आई डेल्टा लिख देता हूँ प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में लिखूंगा तो ये सारी टर्म आ जाएंगी, जब समेशन ये प्रोडक्ट मेरा रन होगा ओवर ऑल आर, ठीक है, तो ऐसे करके लिख दिया ये, दिस ए आई प्लस वन डिवाइडेड बाई पी आई की पावर ए आई डेल्टा। ठीक है, जब प्रोडक्ट खुलेगा तो पी वन पी टू पी थ्री सारे आ जाएंगे, और वो इस प्रोडक्ट को दो पार्ट्स में तोड़ लिया, वो वाले प्राइम पी आई, यहाँ पे तो सारे आई वन से आर तक सारे प्राइम्स पे करना था, दिस इज जो कि टू की पावर वन बाई डेल्टा से छोटे हैं,
और वो वाले जो 2 की पावर 1/डेल्टा से बड़े हैं, दोनों को अलग अलग देख रहा है क्या होगा। सिंस आवर टारगेट इज टू प्रूव दिस थिंग इज लेस देन सम कांस्टेंट, लेस देन लेके आना सम कांस्टेंट नंबर। तो लेस देन कभी भी डाल देंगे। इफ दिस थिंग इज लेस देन 1, इफ दिस थिंग इज लेस देन 1, तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से और लेस देन का निशान कर देंगे। तो यही प्रूव कर रहा है पहले तो कि दिस थिंग इज लेस देन 1, इसको हटा देता हूँ। कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है मेरा पी आई वो वाले प्राइम्स पे जो 2 की पावर 1/डेल्टा से बड़े हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा पी की पावर डेल्टा, ये डेल्टा हट जाएगा, इज ग्रेटर देन 2, और a+1/p की पावर a डेल्टा को ये लिख सकता हूँ, और p की पावर डेल्टा जो कि 2 से बड़ा है, तो नीचे 2 लिखना चाहूँगा, अगर यहाँ पे जो अगले में 2 लिख दिया तो लेस देन का सिंबल आ जाएगा कि दिस वन इज स्मॉलर नीचे करूँगा तो टोटल क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, और a+1 से 2 की पावर a ऑलवेज बिगर रहेगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल थिंग, दिस इज लीनियर थिंग, और वट एवर a+1 इज ऑलवेज लेस देन 2 हेंस दिस थिंग इज लेस देन 1। लेस देन 1 है तो मैं इसको हटा देता हूँ और लिख देता हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज लेस देन दिस फैक्टर ओनली, जो कि प्राइम्स मेरे लेस देन 2 की पावर 1/डेल्टा है। सिर्फ वो वाला रख लेता हूँ, ठीक है। ये इक्वलिटी हटा के लेस देन कर दिया। अब इसको देखेगा, अब बीच में जो इसमें सीधा यहाँ पे आ जाओ, चलो ए, इसकी जनरल टर्म देख रहा है a+1/p की पावर a डेल्टा, ए के नीचे अलग से 1 के नीचे अलग अलग लिख लिया इसने, a बाई दिस 1 बाई दिस, एंड दिस थिंग इज लेस देन, ये तो 1 से कम होगा, और a/p की पावर a अल्फा जो है वो इसने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि a डेल्टा log 2, अच्छा इसने यूज किया कि x इज ऑलवेज लेस देन e की पावर x की जगह पे ये लिखा इज लेस देन इक्वल टू e⁻² दिस x पूरा, और ये अब ax जो है ये 2 के ऊपर पावर में ले गया, 2 की पावर ax बना दिया, यहाँ से हटा दिया, और e से log कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर ax, 2 की पावर a, ठीक है, जो भी यहाँ पे था a डेल्टा था, यहाँ पे 2 की पावर a डेल्टा, दिस थिंग इज लेस देन 2 की पावर a डेल्टा, एंड विच इज लेस देन p की पावर a डेल्टा फॉर एनी प्राइम, सारे के सारे प्राइम 2 से ही शुरू होते हैं, 2 3 7 एंड सो ऑन, तो ये मेरा 2 की पावर p की पावर a डेल्टा से छोटा है। तो अब यहाँ पे ये p की पावर a डेल्टा को उससे छोटी क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहा है, दिस वन इज स्मॉलर, और स्मॉलर को डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो टोटल थिंग बड़ी बन जाएगी, इसलिए लेस देन दिस थिंग इज बिगर, ठीक है, 1+a/दिस, और अब a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1+1/डेल्टा log 2, जो कि लेस हो जाएगा मेरा e⁻² दिस, फिर से वही वाला लगा रहा है, अब की बार लगाया बस x+1 इज लेस देन e⁻x आल्सो, इस 1 को छोड़ दिया बस e⁻दिस, ठीक है। तो ये वाला दिस थिंग इज लेस देन e⁻ दिस, अब ये इसकी जनरल टर्म थी यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेगा, लेस देन का निशान और फर्दर लेस देन आ जाएगा, दैट dn/n⁻डेल्टा जो कि इससे कम था, दैट इज लेस देन दिस, और इसको PIs आर लेस देन 2 ठीक है। तो ये प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक्सपोनेंशियल कुछ पावर है, एक्सपोनेंशियल दिस, प्रोडक्ट करूँगा तो पावर्स जुड़ जाएंगी, तो वो पावर्स जोड़ रखी हैं 1, ठीक है, दिस पावर्स को ऐड कर दिया, ये बन जाएगा ऐड करके, ठीक है, देख लेना ये क्यों बन जाएगा, एंड दिस बिकम सम कांस्टेंट, इसमें n का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा की कुछ भी वैल्यू रहे 2 3 कुछ भी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो जाएगा ये, सो e⁻ दिस थिंग, तो कहने का क्या आ गया कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन सम कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, हेंस dn इज ऑफ ऑर्डर n⁻डेल्टा। ऐसा ही प्रूव करना आपने। अच्छा अब आ जाओ एवरेज ऑर्डर क्या होता है, ये तो था ऑर्डर, fn एंड gn, fn को कह दूंगा इज
of the average order of Gn, average order of Gn, if f1 f2 fn का sum is same equivalent to g1 g2 gn का sum, या फिर ये दिस बाई दिस की लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाए, इक्विवेलेंस की डेफिनेशन लिख रखी नीचे। तो ये चीज एन टर्म्स, इन एन टर्म्स का व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी और लार्ज एन सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ बोथ द फंक्शंस आर ऑलमोस्ट सेम, एक एक को एक एक टर्म पे नहीं कंसीडर कर रहा, तब अगर एन टर्म्स को ले रहा तब एवरेज ऑर्डर, एवरेज वर्ड और जोड़ दिया इसमें। ठीक है, एफ एन इज ऑफ द एवरेज ऑर्डर ऑफ जी एन, मतलब हो गया एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एन इज इक्वलेंट टू जी वन प्लस जी टू प्लस जी एन। और ये एक स्टर्लिंग फॉर्मूला होता है भाई, इसको डायरेक्ट यूज करना है, पहले कभी आया होगा आपके पास, 1+1/2+1/n। ठीक है, ये हार्मोनिक सीरीज होगी, दिस सम इज इक्वल टू log n प्लस गामा प्लस सम मल्टीपल ऑफ 1/n। गामा इज कॉन्स्ट, गामा इज स्टर्लिंग कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होता होगा, ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज करेंगे dn का। अभी dn का ऑर्डर तो ऊपर देख लिया था आपने, dn का एवरेज ऑर्डर निकालने के लिए, जो कि log n आ जाएगा एवरेज ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, तो एवरेज ऑर्डर का मतलब क्या था, d1 d2 dn इज इक्वलेंट टू log log 1 log 2 log n तक का सम। ठीक है, log n के ऑर्डर का कहने का मतलब है दिस इज इक्वलेंट टू log 1 प्लस log 2 प्लस 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 log n। और उससे उसके बाद अब ये कह रहा है कि दिस सम इज नथिंग बट दिस इज ऑफ n log n। अगर इसको मैं n log n नीचे कर दूंगा और लिमिट निकालूंगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये लिमिट 1 आती है। यूजी में भी कर रखा है ये काम, पर कोई नहीं, यहाँ पे दोबारा से दिखा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो डी एन मेरा एवरेज ऑर्डर ऑफ log n बोल सकता हूँ फिर, अगर ऐसा है तो पहले तो यही प्रूव कर रहा है कि दिस थिंग log 1 log 2 log n का सम n log n के इक्विवेलेंट ही होता है, इसलिए ये d1 d2 dn को n log n के इक्विवेलेंट बोलूँ चाहे इसके इक्विवेलेंट बोलूँ, इसके इक्विवेलेंट बोल दूंगा तो फिर कह दूंगा कि दिस dn इज ऑफ एवरेज ऑर्डर ऑफ log n, जो प्रूव करना है। ठीक है, तो ये पहले वाला पार्ट तो आप देखोगे, 2-4 लाइन का इंटीग्रेशन का कुछ यूज कर रखा है कि वाई दिस सम इज ऑफ n log n। इससे अगला जो पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें दिखाना है हमको कि n log n के इक्विवेलेंट होगा d1 प्लस d2 प्लस dn तक का सम इक्विवेलेंट टू n log n, जो प्रूव कर रहा है यहाँ से आगे। इसमें ये दो दो तरह से नंबर ऑफ सम ऑफ द डिवाइजर्स कैलकुलेट करेगा d1। एक्चुअली यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मैं वो वाले पॉइंट्स, ये एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक लाइन प्लॉट किया, एक्स वाई इज इक्वल टू एन को इक्वल टू 1 करता हूँ तो भी ऐसा ही होता है, इक्वल टू 2 करेंगे सेम कुछ ऐसी ही रहेगी। और इस लाइन के नीचे और इस एक्सिस से ऊपर कितने ऐसे ग्रिड पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर कोमा इंटीजर है, जो ठीक है, या नेचुरल नंबर ही बोल दूं क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स हैं, और इसके नीचे ये वाले 1 1 1 2 1 1 1, दिस इज एक्स इज 2 वाई इज 1, 2 1 1 पॉइंट है, ये है मेरा 1। ये वाले पॉइंट कितने हैं, ये पॉइंट काउंट एंड, ठीक है, इस रीजन में डी रीजन में कितने ऐसे पॉइंट है जो इनके कोफिशिएंट इंटीजर है, एक्स वाई इज इक्वल टू एन के नीचे। कह रहा कि ये काउंटिंग में दो तरह से करूंगा, एक तो वो वाले एक्स वाई काउंट करूंगा जो कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो, वो भी इससे नीचे आएंगे, इक्वल टू 2 हो, इक्वल टू 3 हो, और इक्वल टू एन तक जितने भी हैं इसके कितने सॉल्यूशन है वो सारे इसके नीचे आएंगे भाई। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 के डिवाइजर कितने हैं, 1 के डिवाइजर कितने हैं, ये डिवाइजर हो गया, एक्स एंड वाई बोथ आर डिवाइजर ऑफ 1। ऐसे एक्स वाई इक्वल टू 2 करूंगा तो 2 के डिवाइजर हैं ये दोनों, जब एक्स और वाई मैं ऐसे ढूंढ पाया 2 1, तो दोनों डिवाइजर हैं 1 2, ये भी डिवाइजर है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बनेंगे भैया ऐसे जो इससे पास
number less than equal to n is equal to number of grid points lattice points with integer coefficients। तो एक तो ये आ गया भाई इसका d1 प्लस d2 प्लस dn, जो हमने यही बोला है कि नंबर ऑफ डिवाइजर कैलकुलेट करें भाई, जो कि इसके इंटीजर्स के इक्वल आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ दिस डॉट लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस, एक तरफ से तो ठीक है। और दूसरी तरफ से यही n log n के इक्वल आ जाए बस, तो d1 d2 dn मेरा n log n के जैसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से क्या किया इसने, दूसरी तरह से, अब सेकंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सेम नंबर्स, उसके लिए क्या कह रहा है, उसके लिए ऐसे करता हूँ कि मैं x को 1 फिक्स कर लेता हूँ, ये अगर 1 है, ये x है, तो इससे ये पॉइंट 13 14 15 16 17 पता चला कि इस कर्व से ऊपर चला गया। तो ये वाले पॉइंट कैलकुलेट करूंगा पहले मैं, ये कितने होंगे भाई, जो x की वैल्यू है 1, फिर अगली बार x की वैल्यू 2 ले लेगा, ठीक है, फिर x की वैल्यू 3 ले लेगा। तो ये पॉइंट ऐसे कैलकुलेट करता जाऊंगा मैं। तो किसी भी x की एक वैल्यू के लिए, मान लिया 3 है, अच्छा ये वैल्यू x की ऐसे बढ़ती जाएंगी इन्फिनिटी तक, ठीक है, 4 पे देखेगा, 5 पे देखेगा, कभी कभी जब मान लिया 6 पे 6 1 ही से ऊपर आ गया, तो 7 1 भी से ऊपर ही रहेगा, वो फिर सारे जीरो ही आते जाएंगे, कोई भी नहीं है ऐसा। तो जहां तक जीरो हो जाएगा, तो किसी भी नंबर के कितने होंगे ये, जब इसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है, ये किससे ऊपर निकल जाए, वाई की हाइट है, दिस इज हाइट वाई इज n बाई एक्स हो जाएगा। तो n बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा उतने तक, ठीक है, एक एक जुड़ता जा रहा ना हाइट में, दिस इज 1 हाइट, दिस इज अगेन 1 हाइट, दिस इज 1 हाइट, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना, n बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक। तो n बाई 1 n बाई 2 ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। दिस इज आल्सो इक्वल टू द सेम थिंग, द नंबर ऑफ पॉजिटिव लैटिस पॉइंट्स, ये, और ये हो जाएगा मेरा, अब ये काउंट कर रहा है। अच्छा दूसरा एक और, कि कोई भी नंबर कोई भी फंक्शन f अगर लेस देन इक्वल टू k टाइम्स 5 हो रहा है, तो इस f में अगर कुछ ऐड भी कर दूंगा, f प्लस 2 कर दूंगा, वो भी मेरा k टाइम्स 5 से लेस ही रहेगा, वो भी सेम ऑर्डर का ही रहेगा। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दूँ, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो इसमें प्लस ऑर्डर ऑफ 1 ऐड कर दूँ। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब ये होता था कि कांस्टेंट फंक्शन, तो दिस इज, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऑर्डर ऑफ 1 लिख के उसको एडजस्ट किया जा सकता है, f प्लस 2। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एनी नंबर इज, इंटीजर तो है ये, लेकिन x से कैसे रिलेट है, वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो उठा दिया, कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट जो कि ऐसे करके लिखते थे वो हटा दिया x में से, ठीक है, वो x में से हटा दिया। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट वाज सम कांस्टेंट। तो इस x में और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रिलेशन यही है कि अगर ये जिस भी ऑर्डर का था, दैट प्लस ऑर्डर ऑफ 1 और लिख दूं, कुछ कुछ कांस्टेंट घटाया जुड़ा हुआ, तो इसलिए n को तो एज इट इज लिख दिया, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स थे पहले से ही, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये सेम है, n बाई 2 में n बाई 2 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, ऐसे सब में ऑर्डर ऑफ 1 ऐड होता जाएगा। और कांस्टेंट 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 n टाइम ऐड हो गया तो ऑर्डर ऑफ n लिख सकता हूँ इसको। और ये n n बाई 2 n बाई 3 n बाई n वाले ये सारे इकट्ठे के लिए n कॉमन भी ले लिया इन सब में से। ये 1/2 1/n का स्टर्लिंग फॉर्मूला से अभी हम बोल के आए थे कि दिस वाज इक्वल टू दिस, ठीक है। इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब ये बन जाएगा n log n प्लस n गामा, और n टाइम्स ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ 1/n का क्या मतलब था, ऑर्डर ऑफ 1/n का मतलब है कि फंक्शन मेरा लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स 1/n है, और n से मल्टीप्लाई कर दूंगा nf, यहाँ n और मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से n कट जाएगा, k आ जाएगा, k का मतलब ऑर्डर ऑफ 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n, ये सब पीछे आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n जो n log n के जैसा आ जाएगा ये, ठीक है। दिस बिकम्स, ये सारा कुछ सम कांस्टेंट टाइम्स
n, this is constant, this is constant times n, ऑर्डर ऑफ 2n, ऑर्डर ऑफ 3n जो भी एडजस्ट करना है, पर सब कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑर्डर n है, वो इसने इसमें डाल दिया फॉर लार्ज n। सो हेंस दिस d1 d2 dn इज इक्वलेंट टू n log n, ऐसे करके प्रूव किया। ये क्या dn को, ऐसा ही अब अगले आगे रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा एन के लिए। सिग्मा एन का ऑर्डर क्या है, एवरेज ऑर्डर क्या है, फिर फाई एन का आ जाएगा, फाई एन का ऑर्डर क्या है, एवरेज ऑर्डर क्या है, ये सब आप पढ़ोगे। टाइम हो गया, अपना सिलेबस भी हो गया, सिलेबस इतना ही था। ठीक है, सिग्मा एन के लिखने जैसे कि सम ऑफ, ये क्या कर रखा है, दिस इज सिग्मा वन सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ वन प्लस सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री अप टू सिग्मा एन, एन से छोटे सभी नंबर्स के डिवाइजर्स का सम कर दिया, वो इसके इक्वल हो जाता है। उसने नीचे एग्जांपल से बता रखा कि 6 के लिए अगर करता मैं तो इसके डिवाइजर एक ही है, इसके डिवाइजर दो हैं, इसके डिवाइजर प्राइम इसके भी दो हैं, इसके 3 डिवाइजर हैं, इसके 2 हैं और इसके 4 डिवाइजर हैं, इनका सम बन जाता। और राइट हैंड साइड जब कैलकुलेट करता मैं, ठीक है, एक्स पे वैल्यू तो 1 से 6 है और वाई की वैल्यू 1 to 6 बाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ से ये वो यहीं से निकाल रखा है, ये एक्स वाई का प्रोडक्ट इक्वल टू 6, तो 6 के डिवाइजर्स की बात हो रही है, उनका समेशन करना है और x की वैल्यू 1 to 6 तक वेरी करो, वो सम भी निकाला तो वो भी सेम आया। इसका यूज करेगा ये एवरेज ऑर्डर ऑफ सिग्मा एन, जो कि प्रूव करना है इसके इक्वल, एवरेज ऑर्डर ऑफ सिग्मा एन इज ऑफ दिस ऑर्डर, और कह रहा कि मोर प्रिसाइसली एवरेज ऑर्डर की जब बात करी है तो सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा एन इक्वलेंट टू दिस प्रूव करना था, पर इसके ना करके इसके इक्वल प्रूव करेगा, इक्वल टू दिस है, तो ये अपने आप ही पाई स्क्वायर बाई, यानी कुछ मिस्टेक है, या तो यहाँ भी एन स्क्वायर आएगा या इधर भी एन आएगा, वो लास्ट में दिख जाएगा क्या है, पाई स्क्वायर बाई एन है या पाई स्क्वायर एन है या पाई स्क्वायर एन स्क्वायर है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं इसमें, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना, जो मिस्टेक लगे तुम अपने हिसाब से ठीक कर लेना उसको। ठीक है, तो ये वही वाला भाई सिग्मा आई का समेशन इसके इक्वल होता है। और ये वाला क्या आ गया, ये आ गया मेरा n बाई एक्स, कोई नेचुरल नंबर है, वहां तक के नेचुरल नंबर्स का सम, जो कि नेचुरल नंबर्स का सम होता है n प्लस 1 बाई 2, इसलिए दिस इज n हेयर, दिस प्लस 1 बाई 2, और ये मेरा ऑर्डर ऑफ n बाई एक्स प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस कुछ कांस्टेंट है n बाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, दिस n बाई एक्स 2, देखो ये गलत लिखा, n बाई एक्स प्लस ऑर्डर ऑफ 1, उनका प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, n स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ 1 का इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे वो ऑर्डर ऑफ n बाई एक्स, और ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर ऑफ 1 के साथ प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ 1, ऐसे करके रख रखा है, समेशन भी लगा दिया, ये सब ऐसे ही कैलकुलेट। हाँ तो ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया, n स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल दिया, n यहाँ से बाहर निकाल लिया, ये इसके इक्वल। अभी अलग अलग बोल रहा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ऑर्डर ये होता है नेचुरल, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, 1 अपॉन n स्क्वायर का सम, पाई स्क्वायर बाई 6, ये किया था क्या हमने प्रूव, ये 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, दिस वाज रीमान जिट्टा फंक्शन ऑफ 2, जो कि प्रूव भी किया था पीछे पाई स्क्वायर बाई 6 के इक्वल। तो इसको इन्फिनिटी तक नहीं ले जाना, अगर किसी फाइनाइट नंबर पे रोकना है तो इसके नज़दीक प्लस सम कांस्टेंट, कुछ इसमें प्लस माइनस कुछ हो जाएगा, दैट प्लस माइनस 1 को एडजस्ट कर रखा है इसमें ऑर्डर ऑफ 1 बाई एन में। ऐसे ही 1 बाई एक्स, जो ये 1 बाई एक्स है, n बाई एक्स में से n कॉमन ले रखा है, n बाई एक्स, तो समेशन 1 बाई एक्स का स्ट्रिलिंग फॉर्मूला से log n प्लस ऑर्डर ऑफ n, ये सब मैंने वापस से इसमें पुट कर दिए, दिस प्लस ऑर्डर ऑफ n, दिस प्लस ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ये ऑर्डर वाला सारा एक तरफ चला जाएगा और ये रिमेनिंग पार्ट की कैलकुलेशन आपके ऐसे आ जाएगी। तो अब अगली क्लास के लिए मैडम को दे देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स और बच गए इसमें। सर शाम को होएगी क्लास? नहीं, आज अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया,
फाई एन का एवरेज ऑर्डर निकालना तो क्या होगा, अब एवरेज ऑर्डर का क्या मतलब है वो याद रहे बस, पहले एन एन नंबर्स का सम करना है फाई का, वो इसके इक्वल आ जाएगा। इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन और बनता है, अगर फाई एन का ऑर्डर ये है, एवरेज ऑर्डर फाई एन का ये है, तो अभी पूछेगा एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, नंबर कोई भी रैंडमली उठाया मैंने, दिस एनी टू नंबर्स लेस देन एन, कोई 2 नंबर उठाए वो आपस में को प्राइम होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/π²। द प्रोबेबिलिटी दैट टू गिवन नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम। तो वो कैसे करेगा, फेवरेबल केस ऊपर, फेवरेबल टोटल केसेस नीचे। कोई भी 2 नंबर उठाओ, किसी भी नेचुरल नंबर एन से छोटे, जो आपस में को प्राइम होते हैं और एन से छोटे हों वो तो होते हैं फाई ऑफ एन, और टोटल कितने बनेंगे वो नीचे कर दोगे। और फाई एन का एवरेज ऑर्डर है, जो पीछे अभी बोला था वो ये था 3n² तो वो फेवरेबल वाला ऊपर आ जाएगा, और टोटल कितने बनेंगे वो इतने बन जाएंगे। टोटल को इन्हें कैलकुलेट कर रखा कि एन से छोटे पी और क्यू कितने होंगे पेयर, जो कि मेरे, ठीक है, कितने पेयर होंगे जो फ्रैक्शन में लिख पाऊंगा, वो कितने होते हैं, किसी भी 5 से छोटे कितने होंगे पी और क्यू, वो होंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये वाले नंबर होंगे इससे 5 से छोटे। ठीक है, 5/5 ये भी होगा 5 से छोटा। तो ऊपर तो कितने होंगे, अगर ये n को फिक्स कर दूं मैं तो n फ्रैक्शन ही बन जाएंगे। तो ये p और q इसे छोटे, तो सिर्फ डिनोमिनेटर का देख के बोल सकता हूँ, सिर्फ q को देख के, q 1 से n तक वेरी करेगा, तो p/q होंगे मेरे, जब q की वैल्यू 1 होगी तो एक ही पेयर बनेगा 1/1, 2 होगी तो 1/2 एंड 2/2, दो। ठीक है, n होंगे तो प्लस n तक इतने बन जाएंगे ये पेयर। तो ये समेशन का फॉर्मूला होता है मेरा, ये n+1/2, जो कि ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n², जो टोटल केस है। ठीक है, तो ये ऐसे करके इन्हें कुछ निकाल दिया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आगे अभी अपनी तरफ से इसको थोड़े, एक तो एग्जाम्पल और हैं ये देख लेना, बस 2-3 एग्जाम्पल बच गए थे। डिमांड जीटा फंक्शन से रिलेटेड भी है कुछ, तो यही जो अर्थमेटिक फंक्शन किए हैं उनके एवरेज ऑर्डर और सिंपल ऑर्डर। ठीक है, असाइनमेंट मिल गया था तुम लोगों को, उसको सबमिट कर देना, और लिखा है तो कोई एक क्वेश्चन करना है दोनों में से। अब स्टैटिस्टिक्स की क्लास शुरू हो रही है इसी लिंक पे, सेम लिंक पे रहना, जाना नहीं आप लोगों ने, 5 मिनट में आ जाएंगे मैडम। ओके सर।